वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग मजे में होंगे और सही से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, ये तो हैशटैग वाला डायलॉग हो गया, हर लेक्चर में यही होना है, मतलब यही तो बोलना है। ठीक है, ओके कोई बात नहीं। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था 8, 9, 10, 11, 12 तक किया था। आई होप कि वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन का इंपोर्टेंट 2 मार्क्स के लिए है। ठीक है, ओके फाइन। थोड़ा अब और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमने बोर्ड पे लिख रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जैसा जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने कर रखा है। ये जो क्वेश्चन है फैमिली ऑफ प्लेन वाला है। ठीक है, तो हमने इससे आगे वाली जो एक्सरसाइज की तो फैमिली ऑफ प्लेन वाले बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आप लोग को ये आता है तो खुद से ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन होता है तो वीडियो को देख के करिए। ठीक है, और किसी को नहीं आता तो वो वीडियो को देख ले, उसके बाद नोटबुक में करें। ठीक है, फाइन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the point -1, 3 and 2 and perpendicular to each plane this and this। अच्छा, हमें ऐसा प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो ये पॉइंट में से पास हो रहा है और ये दोनों प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, प्लेन का इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट तो है। ओके फाइन, तो अब क्या चाहिए, सिर्फ नॉर्मल की डायरेक्शन। क्या चाहिए, नॉर्मल की डायरेक्शन, उस प्लेन की नॉर्मल की डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, हमें क्या बोला है कि ये जो प्लेन है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन, इन दोनों को क्या है, परपेंडिकुलर, दोनों को परपेंडिकुलर है। ठीक है, मान लो आप ये समझना, ये एक प्लेन है, ये लाइन को एक प्लेन समझना है ऐसे, ये जा रहा है प्लेन ऐसे। ठीक है, पूरा प्लेन है, ये भी एक पूरा प्लेन है। ठीक है, और ये एक पूरा प्लेन है, तो दोनों को परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों को परपेंडिकुलर। ठीक है, फाइन। तो दोनों को परपेंडिकुलर प्लेन निकालना है, उसकी डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, चलो, तो पहला प्लेन हमारे पास π1 जो है वो क्या आ जाएगा, x + 2y + 3z = 5। π2 जो हमारे पास है 3x + 3y + z = 0। ठीक है ना, ओके। तो इन दोनों को परपेंडिकुलर प्लेन चाहिए, इन दोनों को परपेंडिकुलर प्लेन। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, n1 वेक्टर 1i, 2j एंड 3j। n2 वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 3i, 3j एंड 1j। ठीक है, ओके, ध्यान से समझना। ये n1 जो है इसको परपेंडिकुलर है, n2 जो इसको परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इन दोनों को ही परपेंडिकुलर आए ऐसा निकालना, तो क्या क्या करेंगे, याद करो, n3 वेक्टर। ठीक है, ये डायरेक्शन जो है रिस्पेक्टिवली π1 को परपेंडिकुलर है और π2 को परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमें π3 प्लेन का इक्वेशन निकालना है, उसकी डायरेक्शन में ले लेता हूं n3 वेक्टर। तो n3 वेक्टर π3 को परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है। तो भाई साहब इन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर हो ऐसा है, तो n3 वेक्टर निकालो तो क्या निकालेंगे, n3 वेक्टर = n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर। यस और नो, चलो, तो n1 वेक्टर कितना हमारे पास, ये रहा। तो कैसे सॉल्व करते पता ना, फिर भूल गए एग्जाम के बाद, है ना। आइए की डिटरमिनेंट वाली मेथड 1 2 3 3 3 1, ये क्या आ जाएगा, 2 - 9 - j 1 - 9 + j 3 - 6, ये आ रहा है -7i, ये आ जाएगा 8 - 8 और ये +8 हो जाएगा, +8j, ये आ जाएगा हमारा -3j। बच्चों ये जो डायरेक्शन आई इन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब भाई साहब ये जो नॉर्मल है वो इसको भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन
कार्टेशियन फॉर्म यूज करूं या a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 is equal to 0, ठीक है ना। a b c क्या आपको पता है, ये a b और ये c। यहाँ पे है -7 x minus x1 किसमें से पास हो रहा है, पासिंग फ्रॉम -1 3 एंड 2। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +1, b की बात करें तो +8, y1 कितना हमारे पास 3, c की बात करो तो -3, z1 कितना हमारे पास 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा -7x -7 + 8y 24 -3z +9 +6 = 0। ओके, चलो तो क्या हो जाएगा ये -7x + 8y -3z शिकारी। चलिए चलो ये हमारा हो जाएगा -1, यहाँ पर याद होगा -25 = 0। तो सभी को उस तरफ ले जाओ तो 7x -8y + 3z + 25 = 0। ये जो आया वो क्या हो गया हमारा π3 हो गया, जो कैसा है, ये π3 कैसा है, π1 और π2 को दोनों को क्या है परपेंडिकुलर है और किसमें से पास हो रहा है -1 3 और 2 में, ठीक है। आई होप बच्चों कि यहाँ पे आपको इक्वेशन समझ में आया होगा, ठीक है। और जिसने वीडियो पोस्ट करके खुद करने की ट्राई की होगी उसका भी आंसर आ गया होगा, ठीक है। ओके फाइन, तो आप क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो पॉइंट और प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस निकालना होता है उसके कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फाइन, कभी कहना क्या जाता है इसमें देख लेते हैं। If the point 1 1 P and -3 0 or 1 be equidistant from the plane this, then find the value। अच्छा, हमारे पास क्या दे रखा है, दो पॉइंट दे रखे हैं ना, उसका प्लेन के साथ जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पॉइंट कांस्टेंट P, तो ऑलरेडी इस पॉइंट पे, ठीक है, तो निकालना है। फाइन, चलो तो उसका यूज करें हम लोग। मतलब यहाँ पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस का यूज करना पड़ेगा पॉइंट और प्लेन के बीच वाला, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है आपको पता होगा, ठीक है। नहीं पता होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखूंगा याद आ जाएगा। मतलब हमें करना क्या है, इसका और ये इसका डिस्टेंस निकाल लो, फिर इसका और इसका डिस्टेंस निकाल लो, दोनों डिस्टेंस क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो भाई से कि एक इक्वेशन आ गया और उसमें एक वेरिएबल है, तो आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर सकता है, नहीं आया हो, फॉर्मूला याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, वीडियो लेक्चर देख लो आगे। ओके भाई, तो भाई साहब हम लोग पढ़ लेते क्या है। मान लो इसको नाम दे दूं मैं ए और ये बी। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A11 P and plane, पाई क्या है हमारे पास, r वेक्टर डॉट 3i कैप 4j कैप -12k कैप +13 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको थोड़ा कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो, ठीक है ना। कौन सा फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x 4y -12z +13 इज इक्वल टू 0। चलो डिस्टेंस मैं ले लूं यहाँ पे d1 है ना, तो d1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला कौन सा याद है, ax1 plus by1 plus cz1 minus d divided by under root
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है? इसको याद रखने का तरीका आपको पता है कि पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस जो था वही यही फॉर्मूले से आ रहा था, बस इसमें कैपिटल ए और बी और सी हो गया, ठीक है, और कुछ नहीं। फाइन, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए कितना है हमारे पास 3, बी कितना है 4, सी कितना है 12। तो 3 x1 कितना हमारे पास किस पॉइंट में से पास हो रहा है 1, डी कितना हमारे पास 4, y1 कितना है हमारे पास 1, सी कितना हमारे पास -12, z1 कितना है p और d यहाँ पर +13, मतलब -13 है यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पर रखोगे +13 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और -12 का स्क्वायर 144। चलो ये आ जाएगा 3 + 4 -12p + 13, ये आ जाएगा 25 144 169। d1 इक्वल क्या आ गया ये 7 और 13 20 -12p डिवाइड बाय 13। तो एक डिस्टेंस निकाल लिया मैंने एक पॉइंट का। अब वैसे ही डिस्टेंस d2 निकाल लेता हूं। बिटवीन पॉइंट बी ले लिया मैंने -3 0 1 एंड प्लेन पाई। मैंने अब इसको आधे रूम में कन्वर्ट कर लिया तो डायरेक्ट ले लेता हूँ 3x + 4y -12z + 13 = 0। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला d2 क्या आ जाएगा ax1 by1 + cz1 - d divided by √ a square + b square + c square। a की वैल्यू हमारे पास है 3, x1 की वैल्यू -3, b की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू 0, c की वैल्यू हमारे पास -12, z1 की वैल्यू 1, d की वैल्यू हमारे पास 13 आ जाएगी। ये फिर से वही 9 16 और 144। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -9, ये 0, ये -12 और ये +13, ये आता है अंदर 169, ये कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा -8 डिवाइड बाय 13। तो d1 मॉड्यूलस ऑफ -8 डिवाइड बाय 13, ये हमारे पास 20 - 12p अपॉन 13 मॉड्यूलस है। ठीक है, हमें पता है दोनों डिस्टेंस इक्वल है। तो नाउ d1 d2 कर लो। d1 कितना हमारे पास 20 - 12p डिवाइड बाय 13 मॉड्यूलस ऑफ -8 डिवाइड बाय 13 13 बन गया। ठीक है, ओके बाय। यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा 8। ठीक है, चलो यहाँ से मॉड्यूलस हटा रहा हूँ तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, +8 -8। ठीक है ना, चलो तो ये 8 में यहाँ ले जाऊँ 12 में यहाँ ले जाऊँ 20 - 8 = 12p, ये आ जाएगा 12p, सॉरी 12 आ जाएगा 12p = 12, p कितना आ गया 1। ठीक है, दूसरा यहाँ गया यहाँ आया तो 28 = 12, तो p कितना हो जाएगा 28/12, 7 4 28 और 3 4 12। ठीक है, तो 7/3। तो हमारे पास p की दो वैल्यू आई, p = 1 और p = 7/3। ठीक है, आई होप बच्चों की ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और जिसने खुद ट्राई की होगी उनका भी आंसर आ गया होगा। ठीक है, लेकिन लास्ट में मॉड्यूलस निकालने टाइम आपको दो वैल्यू लेनी होगी, ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें होती है आपको पता ही होगी, लेकिन उसको भूलना नहीं है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 14 नंबर का हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। ठीक है,
बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 मैंने यहाँ लिख रखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और मजेदार है और उसमें समझने वाली बातें बहुत अच्छी है, ठीक है तो फैमिली ऑफ प्लेन वाला ही राइट, लेकिन उसमें भी इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें ऐसा प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो ये दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन में से पास हो रहा हो और पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। क्या हो? प्लेन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस से, याद रखना, ठीक है। ओके फाइन। तो भाई साहब हमारे पास अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए ना उसमें क्या होता है कि जो प्लेन है किसी पॉइंट में से पास हो रहा है, जो प्लेन होता है किसी प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, जो प्लेन होता है किसी प्लेन के साथ पैरेलल होता है, किसी प्लेन के साथ पैरेलल होता है राइट। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पे किसके साथ पैरेलल है? एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई 3 क्या हो जाएगा? पाई 1 प्लस लैम्बडा पाई 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। आपको पता ही है कि फैमिली ऑफ प्लेन कैसे निकालते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए आ गए। ये पाई 3, ठीक है। पाई 1 का इक्वेशन क्या है हमारे पास? अगेन आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्बडा टाइम आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, ओके प्लस यहाँ पे क्या कुछ रहेगा ना, हाँ 1 जो इधर है इसको यहाँ लेके आ जाओ, -1 प्लस लैम्बडा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4 ऑलरेडी है। तो भाई साहब कैसे करना हो तो सारी चीजें आपको बताइए, है ना। ओके फाइन। तो भाई साहब ये आर वेक्टर साइड पे ले लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्बडा, ये तो पता है ना, आई कैप फिर 1 प्लस 3 लैम्बडा जे कैप प्लस 1 माइनस लैम्बडा के कैप, और यहाँ का आ जाएगा ये हमारा -1 और ये हो जाएगा हमारा 4 लैम्बडा, ठीक है। अभी तक सब बच्चे हम लोगों ने जितने क्वेश्चन किए उसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके किए, आगे भी हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में सॉल्व किया था उसको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में था तो वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व करने का ट्राई कर दिया, ठीक है। ओके क्योंकि कार्टेशियन तो आ ही चुका है अब तो वेक्टर का थोड़ा भूल ना जाए इसलिए वेक्टर फिर से रिकॉल कर रहा हूं तो कैसे करना होता है। चलो तो ये तो आ गया प्लेन का इक्वेशन हमारे पास, बस आपको सिर्फ लैम्बडा की वैल्यू रखनी है और हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। ओके अब मुझे बताओ बच्चे यहाँ पे ऐसा तो क्या करे कि जिसकी वजह से हमारे पास लैम्बडा आ जाए। उन्होंने क्या बोला है कि जो प्लेन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला है, किसके साथ बोला है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कैसे निकालेंगे इसको? जो प्लेन है ना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ध्यान से समझो। कोई बोलेगा सर एक्स कोऑर्डिनेट 0 ले लो, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ऐसा मतलब राइट। लेकिन ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका, है ना। इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 लैम्बडा एक्स, 1 प्लस 3 लैम्बडा वाई, 1 माइनस लैम्बडा जेड इज इक्वल माइनस 1 प्लस 4 लैम्बडा इज इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा राइट। तो कोई बोलेगा सर इसका एक्स का कोएफिशिएंट 0 ले लो, है ना, गलत है। ध्यान से सोचो, ये जो प्लेन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और हम लोग यहाँ पे जो कोएफिशिएंट 0 लेते हैं, ये तो क्या है उसका डायरेक्शन रेशियो, तो समझ में आ रहा है। इसका नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा? एन वेक्टर देख लो, 1 प्लस 2 लैम्बडा आई कैप, 1 प्लस 3 लैम्बडा जे कैप, 1 माइनस लैम्बडा के कैप। तो ये तो नॉर्मल वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, तो वो थोड़ी ना 0 ले पाएंगे। नॉर्मल तो उसको परपेंडिकुलर हो जाएगा, देखो ना, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा प्लेन जा रहा है समझने के लिए, तो पैरेलल इसके साथ, ठीक है। तो भाई सब उसका जो नॉर्मल है ना उसके साथ परपेंडिकुलर होता है,
क्योंकि ये प्लेन और ये एक्स एक्सिस दोनों पैरेलल है। ये जो नॉर्मल होता है प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, ऑब्वियस है एक्स एक्सिस को भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो समझ में आ रहा है, आया ना। तो ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर वेक्टर, सिर्फ एक्स एक्सिस को। समझ में आ रहा है कुछ, प्लेन इज parallel to x axis, so normal of plane is perpendicular to x axis। एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। मतलब नॉर्मल ऑफ द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ऐसा तो क्या किया जाएगा जिसकी वजह से हम लोग लेमड़ा निकाल पाए, ठीक है। जो प्लेन है ना वो एक्स एक्सिस को पैरेलल, नॉर्मल एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है। मान लो मैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लेता हूं, यूनिट वेक्टर आई कैप 0 j कैप और 0 k कैप। कुछ समझ में आ रहा है, एक वेक्टर मैंने ले लिया, मान लो ये वेक्टर, अब ये वेक्टर और ये नॉर्मल एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। ये हमारा वेक्टर ले लिया मैंने एक्स एक्सिस डायरेक्शन में और ये हमारा नॉर्मल। कुछ समझ में आ रहा है। तो नॉर्मल और ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो उनका डॉट प्रोडक्ट करके 0 लेके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लैम्बडा निकाल सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है, फिर से सुनो समझो क्या बोला है। प्लेन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो एक्चुअली क्या होता है, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो साथ साथ में क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहाँ से प्लेन का नॉर्मल का हमारे पास रिलेशन पता चला कि एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमने वही कॉन्सेप्ट का यूज किया कि मानो हमने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लिया 0 i कैप 0 j कैप प्लस 0 k कैप, ठीक है। याद करो पहले तीसरे चौथे लेक्चर में हमने सिखाया था एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो मैंने ले लिया जी। तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल टू प्लेन, नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो भाई वेक्टर और ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। ओके, सो वेक्टर ए I cap plus 0 j cap plus 0 k cap is parallel, is in direction of x axis. So A vector is perpendicular to n vector, ठीक है। ये बातें लिखी कि जिसकी वजह से आपको याद है, A vector is perpendicular to n vector, ठीक है। तो उनका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। ये रहा n वेक्टर, तो i कैप 0 j कैप 0 k कैप डॉट 1 प्लस 2 लैम्बडा i कैप 1 प्लस 3 लैम्बडा j कैप 1 माइनस लैम्बडा k कैप इज इक्वल टू 0। कुछ समझ में आ रहा है? आई होप कि बच्चों ये इजी समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्बडा, बाकी सारी चीजें 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी, 0 इज इक्वल 0, लैम्बडा इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा, है ना। ओके फाइन, तो लैम्बडा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1/2। इसमें कोई दिक्कत है? आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस अब ये लैम्बडा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा प्लेन का। तो π3 r वेक्टर 1 प्लस -1/2 i कैप 1 प्लस -1/2 j कैप, सॉरी 3 आ गया ना, और ये प्लस 1
1 माइनस -1/2, ठीक है, -1 + 4 -1/2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इसका कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म। तो क्या आ जाएगा ये -1/2 सॉरी +1/2 आई क्या, ये हो जाएगा 2 में से 3 आएगा तो -1/2 ये भी जे क्या, और ये आ जाएगा प्लस तो भाई 3/2 ये क्या माइनस, ये हो जाएगा 2 -2 होगा और ये तो -3 = 0। तो ये भाई साहब हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो परपेंडिकुलर है, सॉरी जो क्या हो रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन में से पास हो रहा है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। आई होप बच्चों कि यहाँ पे आपको ये बातें समझ में आ गई। प्लेन जो था पैरेलल एक्स एक्सिस था तो नॉर्मल उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लिया जो नॉर्मल के साथ क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोगों ने लैम्बडा निकाला, ठीक है। ओके फाइन, ये बातें समझ में ना आई हो तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाकी के न्यूमेरिकल हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए सही से पढ़ते रहिए, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सअप करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।